हेलो दोस्तों, स्टडी कुल प्रेम में आपका स्वागत है। और आज से हम अपनी एजुकेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो रहेगा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। और आपको ये लेक्चर अगर अच्छे लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और भी वैल्यू एडेड होना चाहिए तो आप अपने इम्पोर्टेंट सजेशन जो है कमेंट में दे सकते हैं। तो आज का पहले हम जब मोटिवेशन मोजो देखते हैं कि नाकामयाबी कामयाबी का ही हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जो फेलर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन लक्ष्य जरूर हासिल होगा। इसलिए अपने रास्ते बदले लेकिन अपना जो गोल है मेन उसको अचीव जरूर करें। कभी भी जो है हार नहीं मानने का जिंदगी में। छोटे छोटे ही स्टेप से ही इंसान आखिर जो है हाई लेवल पे पहुंचता है। तो आज का हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम इसके अंदर देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमारा इतना बेहतरीन है और इसको जो लिखा है वो लिखा है जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसको लिखा है। और पूरे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है या फिर क्या इसकी खासियत है, अगर हम इसका प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो इसको सोर्सेस मिलते हैं वो मिलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। और जस्टिस हो गया, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। इसके अलावा जैसे इंडिया है कि पहले जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश बसे हुए थे अंग्रेजों के टाइम के, पहले से छोटे छोटे रजवाड़े थे। बाद में जब हम लोग कह सकते हैं कि जो वल्लभ भाई पटेल आए और अम्बेडकर जी आए तो छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर पूरा देश हमारा बना। और बाद में जो है ये जो देश को पूरा जो फिक्स करने का काम है या फिर जो एक धागे में जो पिरो के रखने का काम है ये पूरा किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर हम लोग जो है जैसे सिटीजन हैं और स्टेट अपनी नामनमानी कर सके उसके लिए फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। और सिटीजन जो है वो अपने जो राइट्स है उसका दुरुपयोग ना कर रहे उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न रहते हैं। इसके अलावा कुछ सिटीजन्स की ड्यूटी भी है जिनको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे जो है क्या होता है कि जो स्टेट है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो यूनियन का आ जाता है। तो ऐसे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है वो हम अपना जो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले है जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हुआ क्या था कि 1600 में जब इंडिया के अंदर अंग्रेज लोग आए थे जिनको हम लोग ब्रिटिशर्स बोलते हैं, तो ये ट्रेडर के तरीके से आए थे, मतलब कि एक तरीके से बिजनेसमैन जो होता है कि हमें जो है बिजनेस करना है। क्योंकि जो इंडिया था वो एक तरीके से सोने की चिड़िया बोला जाता था क्योंकि क्या होता था कि जो बाहर के देश है वो गोल्ड वहां से लाते थे। और जैसे कि इंडिया के अंदर जैसे कि मसाले हो गए, जैसे कि पेपर हो गया, मिंट हो गया, कार्डमम हो गया, इसके अलावा जो सिल्क के कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और उनकी डिमांड जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। तो सबको ये था कि हाँ भाई इंडिया में जाना है, व्यापार करना है। और इंडिया में आके यहाँ से सामान लेके बाहर जब जाते थे तो उसको जो है वो लोग बेचते थे हाई रेट में वहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट गेन करते थे। तो इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक चार्टर लिया कि हमको जो है इंडिया के साइड जाके व्यापार करना है। तो जब इधर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो छोटे छोटे जो राज्य बने हुए हैं, देश बने हुए हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उसी का फायदा उठा के जो है अंग्रेजों ने जो है दीवानी राइट ले लिया। और दीवानी राइट में होता क्या था कि एक तरीके से जो दीवान होता है कि एक तरीके से जो पैसे का मैटर हो गया या फिर जो जस्टिस का मैटर है उसको अंग्रेजों को मिल गया, जो यहाँ के लोकल दीवान थे राजा महाराजा। तो कहाँ कहाँ मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1857 के अंदर जब ब्रिटिश का रिवोल्ट हुआ था जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में इन्होंने देखा कि हाँ भाई अब तो जो है लोग रिवोल्ट करने लगे। तो बाद में जो ब्रिटिश क्राउन था, मतलब जो ब्रिटेन की जो मेन गवर्नमेंट थी वो इंडिया में आई और उसने जो है यहाँ पे आके अपना शासन चालू कर दिया। सारी पावर जो है अंग्रेजों से अपने अंडर लेके यहाँ पे जो है जैसे कि ये वाइस रॉय जो है एस्टेब्लिश करके पूरा अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। और थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो इंडियंस को भी दे देते थे। और बाद में क्या हुआ, जब
बीच में रिवोल्ट उठने लग गए कि गांधी जी आए, उन्होंने बोला। बाकी अगर हम लोग ये देखते हैं कि आइडिया किसका था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ होना चाहिए, तो एक जो है हमारे थे ये एम एन रॉय। इन्होंने जो 1934 में बोला कि हाँ जैसे बाकी के देशों में भी जो है कानून व्यवस्था के साथ में लिखा हुआ है कि किसके क्या राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है, तो हमारे खुद के भी देश का जो है संविधान होना चाहिए। इसी बात को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 की। और हमारा जो फुल फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, मतलब जो फुल पावर में आया, वो आया 26 जनवरी 1950 को। अब जब ये आ गया तो बाद में जो है 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, और जो है हम लोग को जो है हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। और इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के टाइम में जो इंडिया में कैसे रूल हो रहा था, तो रूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो कंपनी रूल था, और दूसरा था तब ये हमारा जो मेन ब्रिटिश क्राउन का रूल था, वहाँ से लेके इंडिपेंडेंट तक का। तो इसके अंदर एक हम लोग देखते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, और उसके बाद चार्टर एक्ट आए दो, एक 1833 का और 1854 का, जो मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने में बेनिफिट दिए थे। इसके अलावा क्राउन रूल आया, जो क्राउन रूल था उसको गुड गवर्नमेंट का जो है एक ऐसे बोलते हैं कि एक्ट था। तो एक ये हमारा था 1857 के बाद में जो आया था, ये था 1858 का। उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट आए 1861, 1892 और 1909 के। फिर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का, और दूसरा आया था 1935 का, और बाद में एक आया था पावर ट्रांसफर में जिसका यूज़ किया गया था, ये था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा 1773 का, ये इसलिए आया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो कि जिनको दीवानी राइट मिला हुआ था, वो लोग क्या कहते थे कि खुद जो है अपना प्राइवेट बिजनेस भी जो है करते थे। और करप्शन इतना ज़्यादा था कि लोग जो विदेशी है वो इंडिया में आके सोचते थे कि इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे अपना, और जो है 2-3 साल में अरबपति करोड़पति बन के विदेश में जाके जो है लग्जरी लाइफ को जिएंगे। तो ये सब जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से देख रही थी कि कंपनी जो है इंडिया में क्या कर रही है। सॉरी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 का, जिसके अंदर ये बोला फर्स्ट टाइम की जो कंपनी है इसके दो फंक्शन रहेंगे, एक रहेगा पॉलिटिकल, दूसरा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव। और कहीं ना कहीं जो पूरा जो छोटा छोटा टुकड़ा बटा हुआ था भारत का, उसको जो अंग्रेजों ने यूनाइट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद में जो है उसको एक तरीके से जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सिस्टम मिल गया, उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है अपना जो फीचर था इसके अंदर क्या क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट का 90 ये 1773 का। तो एक था गवर्नर ऑफ जो बंगाल था, जो नॉर्मल इसको गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर ऑफ उड़ीसा ऐसे थे अलग अलग जगह पे। तो जो मेन गवर्नर ऑफ बंगाल था इसको इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। और उनको असिस्ट करने के लिए जो है इन्होंने 4 लोगों की काउंसिल दे दी, जिसको बोला जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसके अलावा जो बॉम्बे या फिर जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर है उनको इनके सबॉर्डिनेट कर दिया कि जो सबसे हाई पावर पे रहेंगे या जिसको हाई पावर रहेगी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा पूरे इंडिया के अंदर। सॉरी। और उसके बाद में इन्होंने जो है जैसे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर 1774, जिसके अंदर इन्होंने जो है एक चीफ जस्टिस रखा और 3 जो है अदर जजों की नियुक्ति की थी। और इसके अलावा जो पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है या फिर जो ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको टोटल प्रोहिबिट कर दिया, या फिर उसको एक तरीके से उस पर रोक लगा दी। बाकी कंपनी के जो सिविल मिलिट्री या फिर जो रेवेन्यू के अफेयर है उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बना दी, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला गया। इसके बाद बात करते हैं पिट्स एक्ट की। तो जो पिट्स एक्ट आया था ये इसलिए आया था कि जो डिफेक्ट रह गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको सही किया जा सके। और उससे पहले जो है जो इनका ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ब्रिटेन वाली, वहाँ पे जो है एक अमेंडमेंट एक्ट लाए थे 1784 का, जिसको बोला जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
बाकी इसके फीचर क्या कहते हैं, तो जो फीचर इसके अंदर ये थे कि जो कंपनी को जो है कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है इसको इन्होंने जब बिल्कुल सेपरेट कर दिया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो बिठाया उसको बोला कि वो मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो मैनेज करेगा जो भी पॉलिटिकल अफेयर रहेगा इंडिया का वो। तो एक तरीके से जो है जो दोहरी गवर्नमेंट है जिसको हम लोग डुअल गवर्नमेंट जैसा सिस्टम था वो यहाँ पे इंडिया में इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। बाकी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका एक काम ये भी था कि वो डायरेक्शन दे सकता था या फिर सुपरवाइज कर सकता था जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं सिविल या मिलिट्री या रेवेन्यू से रिलेटेड जो ब्रिटिश पोसेशन है इंडिया। तो इसके अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश पोसेशन वर्ड जो यूज हुआ है वो इसके अंदर यूज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जोन जोन से टेरिटोरियल एरिया पे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर रखा है उसको जो है ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। और इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट ने जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का देख सकते हो। बाकी आज जो मेरे है ये 10 मिनट्स वाला वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी कल से जो है ये 10 मिनट्स के वीडियो आए करेंगे जिसके अंदर जो आपको भी बोरियत ना हो और आप भी जो है इजी से टॉपिक को समझ सको। अगर आपको लगता है कि कुछ इसके अंदर दिक्कत है या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो के नीचे। थैंक यू, धन्यवाद आपका।